चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जय जय हर्ष। हर्ष उसको बुलाया क्या आपने? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैथ्स का चैप्टर है दूसरा, डिटर्मिनेंट। ओके, तो हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। इसके पहले मैंने ग्रुप में बेटा आपको मैंने फ़ाइल भेज दी है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल। RD शर्मा का पूरा मैंने फ़ाइल भेज दिया है ग्रुप में, आप देख लीजिए, ठीक ना। 3 फाइल भेजी हैं, बारी बारी उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, डिटर्मिनेंट। हाँ, तो हेडिंग डाल लो बच्चों, डिटर्मिनेंट। बच्चों इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा मैट्रिक्स। तो एक लाइन में पूछूंगा मैं यश राज आपसे कि बेटा मैट्रिक्स क्या होता था, बताओ। सर अरेंजमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही आपने। बस एक लाइन यही मुझे सुनना था और यही आपने कह दिया, अरेंजमेंट। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता था, डेटा का, नंबर का, एंट्रीज का, वेरिएबल का, वो कुछ भी होता था, उससे मतलब नहीं है। बट होता क्या था, ये अरेंजमेंट था। मतलब कंप्यूटर में जो हम एक्सेल टेबल बनाते हैं वही एक्चुअली मैट्रिक्स है। आपके स्कूल में जो मार्कशीट के मार्क्स लिख करके आते हैं सिस्टम में, दैट इज़ कॉल्ड मैट्राइसिस, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मेन मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा था, अरेंजमेंट है। अब बेटा, अब आपको याद होगा कि जब मैंने आपके सामने इस मैट्रिक्स को बनाया था, तब मैंने आपके सामने कुछ इक्वेशन से मैट्रिक्स मैंने बनाना सिखाया था। कुछ इक्वेशन ये थे, जैसे 3x + 2y = 9 एंड 5x + 7y = 24। तो आपको मे भी याद होगा, जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया था। बेटा ये क्या कहलाते हैं, ये इक्वेशन कहलाते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्या कहलाते हैं बेटा? एल्जेब्रिक इक्वेशन। ये तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन है। और इन एल्जेब्रिक इक्वेशन को एक मैंने विशेष प्रकार के सिस्टम में लिखना आपको सिखाया था। अगर आपने मैट्रिक्स में मेरे साथ RD शर्मा लगाई है तो कहीं ना कहीं आपको जरूर टकराया था। देखो ऐसा, ये 3 था, ये 2 था, ये 5 था, और ये 7 था, और ये है x और ये y। हाँ भाई, ये है x और ये y। Yes. Today I have started the chapter number 4 beta. It's the first class of chapter number 4 of determinant. नेहा, ओके। तो ये बेटा ये इक्वेशन था, और इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिखना सिखाया था। बोलो यश, हाँ या ना? यस सर, हाँ। तो इस इक्वेशन की फॉर्मेट को क्या बोलते हैं मैथ्स में? दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन and the same format is called matrix equation. तो मतलब इसी चीज को आप मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, इसी चीज को आप मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना? ओके। अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये तो हो गया मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में हो गया। अभी हम मैट्रिक्स की थोड़ी सी बात करेंगे, फिर धीरे से डिटर्मिनेंट को टच करेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। अब ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। आपने क्लास 10th में एक चीज पढ़ी होगी कि गिवन इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो। यस सर, पढ़ा था। हाँ, तो मुझे ये बताओ यश कि कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सर रियल मतलब कैसे? माइक तेज है बेटा, साउंड कम कर थोड़ा। विच कैन गिव यू सोल्यूशन, ऐसा सिस्टम जो आपको एक सोल्यूशन दे सकता है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपको सोल्यूशन दे सकता है उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x + 5y = 7 एंड 9x + 3y = 8। हाँ भाई जय, बताओ ये जो सिस्टम आपके सामने दिया गया ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? हाँ, कंसिस्टेंट क्यों है बेटा? वाई? जय ने कहा भैया ये कंसिस्टेंट है, मगर कंसिस्टेंट, हाँ पता कर सकते हैं, मगर क्यों है, रीज़न तो बताओ। पता तो कर सकते हैं मगर बिना सॉल्व करे कैसे बताओगे कि पता कर ली हमने?
मतलब कैसे तुमने कह दिया बिना सॉल्व करे कि मैं वैल्यू पता कर सकता हूँ? सर इसको एलिमिनेट करके सर इसका सोल्यूशन तो आ अरे सकता है। नहीं बेटा, वो तो आ सकता है, ठीक है, आएगा सोल्यूशन, मगर इसको देख के कह सकते हो भाई, किसी का नो सोल्यूशन भी तो होता था, तो कैसे कह सकते हो? तो याद करो 10th क्लास में एक रूल पढ़ा था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर? याद आया कि नहीं याद आया? यस हाँ। सर। इसको देख करके बेटा आप बता सकते हैं कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट था कि नहीं था। तो ये काम हम कहाँ करते थे? ये हम 10th क्लास में करते थे। अब हम किसी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी का पता लगाने के लिए कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिस्टम कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन देगा और इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन नहीं देगा। हाँ, इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन नहीं देगा। तो क्या कोई सिस्टम इक्वेशन सोल्यूशन दे सकता है या नहीं दे सकता है, इसका पता लगाने के लिए हम जिस औजार का, औजार मतलब टूल, तो जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं बेटा उस टूल को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या है बेटा? डिटर्मिनेंट एक मैथमेटिक्स का औजार है, मैथमेटिक्स का एक टूल है। हाँ, डिटर्मिनेंट एक टूल है और इस टूल की वजह से आप क्या पता करते हैं? इससे आप चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? कंसिस्टेंसी ऑफ आ सिस्टम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हाँ, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एग्जाम्पल, नेहा मेरी आवाज मिल रही है? माइक ओपन करके यस बोलो। यस सर। हाँ नेहा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा। अभी जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया आपको कि नहीं आया? यस सर। मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे रहा हूँ नेहा। 2x + 3y = 6 एंड 6x + 9y = 7। बताइए ये पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बोलो नेहा। सर inconsistent. Why these are inconsistent? So because A1 by B1 is equal to A2 by B2. Exactly. मतलब A1/A2 is equal to B1/B2। बिल्कुल सही। 2 3s are 6 and 3 3s are 9। 1/3 = 1/3 and this is not equal to C1/C2। बच्चों याद करो ये केस किसका होता था? नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन पैरेलल निकल जाती थी, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता था। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है, ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, मतलब आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। इसमें आपको कुछ भी कर लो, x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ना तो x मिलेगा और ना तो आपको y मिलेगा। दिस इज इनकंसिस्टेंट। समझ में आया? तो भैया ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो 10th क्लास तक तो हम ये कोफिशिएंट के साथ खेल कूद करके पता लगा लेते थे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मगर अब हम 12th क्लास में इक्वेशंस की पता लगाने के लिए कि कोई सॉल्व होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिस टूल का, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। उस टूल से हम इक्वेशन की कंसिस्टेंसी का पता लगा सकते हैं। आइए देखते हैं इसी इक्वेशन के बारे में क्या होती है, डिटरमिनेंट क्या कहेगा इसी इक्वेशन के बारे में। इसी इक्वेशन के बारे में डिटरमिनेंट क्या कहेगा जरा देखते हैं। तो मैं यही इक्वेशन उठा लेता हूँ और फिर मैं उसके बारे में बात करता हूँ। चलिए यहाँ से मैंने ये देखो ये क्रॉप मारा ये इक्वेशन और मैं इसको ले गया अगली स्लाइड पे और ये मैंने पेस्ट कर दिया। आ गया भैया, चलो ये आ गया। अब जरा देखता हूँ मैं डिटरमिनेंट। तो मेरे को ये बताओ भाई यश, इसका मेरे को मैट्रिक्स इक्वेशन बना के दिखाओ जल्दी से। यस बताओ, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूंगा। ये मेरे पास एल्जेब्रिक फॉर्म है, ये मेरे पास बेटा यस एल्जेब्रिक फॉर्म है। और अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहता हूँ यश, तो बताओ कैसे लिखूंगा मैं इसको, जल्दी बोलो बेटा। 2 6 2 3 6 6 9 और and then 6 7। गलत गलत, एक्स वाई नहीं लिखोगे, पहले x इक्वल then टू equal to 6 7। 6 7।
चलो ठीक है। ओ यस यस, माइक ऑफ कर लो, आज तो भाई बहुत शोर हो रहा है। चलो देखो बच्चों, तो ये है आपके पास ये इक्वेशन बन गया आपके पास, ठीक ना। तो ये मैंने मैट्रिक्स इक्वेशन क्यों लिखा बेटा, अगर आपको भूल गया मैंने मैट्रिक्स पढ़ा रखी है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू एक्स बनेगा 2x प्लस 3 इंटू वाई। तो इसको यदि ओपन करोगे तो मैं एक लिए आपके लिए फिर से याद दिला देता हूँ कि कैसे बनेगा। 2 इंटू एक्स 2x प्लस 3 इंटू वाई 3y, पूरा हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6x प्लस 9y, ऊपर वाला कंपेयर हो जाएगा 6 से और नीचे वाला कंपेयर हो जाएगा 7 से। मतलब निशांत कहने का मतलब ये है कि इसी इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। बोलो हाँ हाँ। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म का कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये पकड़ो, इसको बोलते हैं बेटा कैपिटल ए। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए है और मैं कैपिटल ए की वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा 2 3 6 9। अभी तक ये अरेंजमेंट है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है इसका ऑर्डर। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट ए निकालने वाला हूँ। तो कैपिटल ए एक अरेंजमेंट होता है बट डिटर्मिनेंट ए एक वैल्यू होती है। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए क्या करना है, ये जो डंडे बंद थे इनको ओपन कर देना है। तो डिटर्मिनेंट ए को कैसे लिखा जाता है बच्चों, ऐसे। इसको कई लोग मॉड ए बोलते हैं बट मॉड ए अलग चीज़ होती है बच्चों, मॉड ए मत बोलो। मॉड क्या करता है, मॉड के अंदर आप -6 दे दोगे तो उसको +6 कर देगा, मगर डिटर्मिनेंट कभी माइनस को प्लस में नहीं बदलता है, इसलिए इसको डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब जो डंडे बंद थे ऊपर उनको ओपन कर दो और इसके अंदर रख दो 2 3 6 9, ये रख दिया। बोलो इस नेहा क्लियर, नेहा क्लियर हो गया ये? यस। हाँ, अभी मैं आपको रटवा रहा हूँ 2 क्रॉस 2 का, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया है बट मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर कुछ प्रूफ करके दिखाऊँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पे केवल रटवा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बहुत ईजी है। ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई और नीचे का ऊपर से। बोलो 2 9 कितना होता है 18 और 6 3 कितना होता है 18। 18 माइनस 18 इक्वल टू कितना आ गया 0। बोलो क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? हेलो, हाँ सर आ गया। हाँ, 18 माइनस 18 इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 हो गई। बच्चों जिस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी आप उसका सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, मतलब ये हो गया इनकंसिस्टेंट। क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो डिटर्मिनेंट से आपको पता चल गया किसका, इनकंसिस्टेंसी का। ठीक है ना, लिखो बच्चों। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन लिखो। लिखो डिटर्मिनेंट। जय क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जय रिप्लाई करो। जय है ही नहीं क्लास में, निशांत है, नेहा है, हर्ष है, जय चला गया, अभी आया था। हाँ भाई यश समझ में आ गया? यस सर आ गया। ठीक है। तो लिखो डिटर्मिनेंट इज अ टूल, डिटर्मिनेंट इज अ टूल डिफाइंड फॉर, हाँ डिफाइंड फॉर। तो एक बार फिर से एक नई चीज बताऊंगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जो है टूल है। यहाँ पर बच्चों जो डिटर्मिनेंट आपने निकाला है वो किस टाइप के मैट्रिक्स का निकाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स का कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का? यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नेहा रो भी हो और कॉलम सेम हो। देखो यहाँ पे कितने रो हैं, ये 2 रो हैं, ये होती हैं रो और ये होते हैं कॉलम। ठीक है ना, जहाँ पे डाउट आए बेटा पूछिए, क्योंकि आपका मैट्रिक्स थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर आपको एक कहीं पर डाउट होता है तो मुझसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए। तो डिटर्मिनेंट इज अ टूल डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक टूल है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है। ओके, विच डिटरमाइन, देखो नाम ही डिटरमाइन है और ये डिटरमाइन करता है। डिटरमाइन मतलब निर्धारित करता है। डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी और
inconsistency of system of equation। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट एक ऐसा टूल है जो कि बताता है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। समझ में आया? बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ, लिखिए, फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, कैपिटल ए। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, its determinant can be given by, इसका जो डिटर्मिनेंट गिवन देते हैं बच्चों, कैसे दिखाते हैं? डिटर्मिनेंट ए ऐसे, ओपन बॉक्स ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ, दो तरीके हैं बच्चों डिटर्मिनेंट को दिखाने के, या तो ये या तो ये। जब तक आप ये दोनों डंडे बाहर नहीं लगाए हो या डेट बाहर नहीं लिखे हो, इसका मतलब वो मैट्रिक्स काउंट होगा। और अगर आपने ये लगा दिया या ये लगा दिया, इसका मतलब वो डिटर्मिनेंट काउंट होगा। क्लियर? क्लियर बच्चों? यस सर। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट। चलिए अब लिखते हैं, नोट कर लो इतना। डन, नोट करने के बाद बोल देना डन। नेहा, डाउट पूछो, कहीं पर कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये हो गया, ठीक है ना। अब चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट, या इसको बोलेंगे इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए 1 क्रॉस 1 का। तो ए 1 क्रॉस 1 का मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 क्रॉस 1 का। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 क्रॉस 1 का ले लिया मैंने 2। हाँ बोलो यस, 1 क्रॉस 1 का है कि नहीं है? यस सर। हाँ, क्योंकि एक रो है और एक कॉलम है, सिंगल रो है सिंगल कॉलम है, 1 क्रॉस 1। तो बेटा इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? तो ऐसे लिखोगे, या तो डिटर्मिनेंट ए लिख दो, ये मन नहीं है तो ऐसे लिख दो डब्बा ए, ओपन डंडे ए, और कॉलम के अंदर, इन कॉलम्स के अंदर 2 को भर दो। कुछ नहीं बेटा, सीधा का सीधा यही आंसर, कुछ नहीं करना है, मतलब यही का यही आंसर आ जाएगा, कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। तो लिख दो ये फर्स्ट 1 क्रॉस 1 का है। डन। यस सर। हाँ, अब एक 2 क्रॉस 2 का ले लो। अब मैं एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको सिखा रहा हूँ। मान लो एक आपके पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू 1 7 9 4, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। वेरी सिंपल बच्चों, ये बंद डंडे को ओपन डंडा कर दो, 1 7 9 4। बच्चों जब तक ये क्लोज था, इसका मतलब ये अरेंजमेंट था। जैसे ही ये ओपन हो गया, इसका मतलब आप डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हो, मतलब आप वैल्यू निकालने जा रहे हो। 1 4 ज़ा 4, ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन लगाना मत भूलना, और 9 7 ज़ा 63। बच्चों आंसर नोट करो, माइनस का 59। अब देख लो, डिटर्मिनेंट का मतलब ये नहीं कि माइनस को प्लस कर देगा, माइनस का माइनस ही है। तो ये मॉड के जैसे दिखता जरूर है, बट इसका फंक्शन मॉड का नहीं है, काम अलग करता है। ये जो है ये काम अलग करेगा। डन। यस सर। चलो, तो ये हो गया। अब बच्चों अगला डिटर्मिनेंट है
फाइंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3x3। अब 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो अगला टॉपिक लिखो। हाँ लिख लिया यहाँ तक, पिछला सबने लिख लिया कि नहीं लिखा? निशान? Yes. ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3। हाँ जी, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है? ठीक है ना, 3x3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है बच्चों? जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3x3 का, सपोज 3x3 का मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास मैट्रिक्स है। आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप क्या लिखोगे? डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू, डंडे ओपन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने डंडे इसके ओपन कर दिए। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बच्चों आपको डिटर्मिनेंट निकालना है तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ये डिटर्मिनेंट आप किसके रिस्पेक्ट में खोल रहे हो। क्या आप इस डिटर्मिनेंट को रो 1 के रिस्पेक्ट में खोल रहे हो, फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में? ये होती है बेटा फर्स्ट रो, ये होती है रो फर्स्ट रो जिसको बोलते हैं R1। नेहा ये होती है सेकेंड रो, आपको बताना पड़ेगा आप क्योंकि मैट्रिक्स नहीं पढ़े हो। और ये होती है बेटा थर्ड रो जिसको बोलते हैं R3। ये होता है बेटा फर्स्ट कॉलम जिसको बोलते हैं कॉलम 1 C1। ये होता है सेकेंड कॉलम जिसको होता है कॉलम 2, और ये होता है थर्ड कॉलम जिसको बोलते हैं कॉलम 3। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि इस डिटर्मिनेंट को आप किसके रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हो। ये बात आपको लिखनी पड़ेगी कि रो 1 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हो, कि रो 2 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हो, कि रो 3 के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हो। तो जैसे ये क्वेश्चन मेरे पास में आया तो मैं क्या लिखूँगा इसको? मैं लिखूँगा, अगर मैंने निश्चित कर लिया अपने मन में कि मुझे इसे फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन करना है, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। फर्स्ट रो मतलब R1 के रिस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ये मैंने लिख दिया, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में मैं ओपन करने जा रहा हूँ। तो बेटा बहुत अच्छे से समझना कैसे ओपन करूँगा। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, बेटा पहला एलिमेंट कौन है? 1, तो पहला साइन यूज होता है हमेशा प्लस, तो 1 के साथ प्लस यूज करो तो +1 रख दो। अब समझना बहुत आराम से, अब +1 को छोड़ करके +1 से जाने वाली रो और +1 से जाने वाले कॉलम को छोड़ करके जो डिटर्मिनेंट बना उसको अंदर भर दो। ये भर दिया 5 6 8 9। क्या करा आपने? +1 से जाने वाली रो और +1 से जाने वाले कॉलम को छोड़ करके बाकी आपने भर दिया। ये कर दिया आपने। कौन थी +1 से जाने वाली रो? अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं बता देता हूँ। ये थी +1 था एलिमेंट, इससे जाने वाली रो ये है, इससे जाने वाला कॉलम ये है। तो बाकी वाला डिटर्मिनेंट बन गया ये। इस छोटे डिटर्मिनेंट को, ये जो छोटा डिटर्मिनेंट बन रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं? माइनर। क्या बोलते हैं नेहा? माइनर। तो ये आपने भर दिया। अब आगे एलिमेंट पे आ जाओ। पहला साइन यश आपने प्लस यूज किया है, बताओ दूसरा साइन क्या यूज करोगे? माइनस। तो 2 के साथ आप माइनस का यूज कीजिए, तो 2 के साथ माइनस यूज करेंगे तो आएगा -2। अब डिटर्मिनेंट के अंदर, अब देखो बेटा 2 से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो, तो ये 2 है, ये इससे जाने वाला रो है, ये इससे जाने वाला कॉलम है। तो जो माइनर बनेगा क्या बनेगा बेटा? 4 7 6 9। तो यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 6, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 9। बना कि नहीं बना? बोलो। है ना? तो 4 7 6 9। जय आगे क्लास में वापस। हाँ बेटा, तो यहाँ पे जो बनेगा बेटा 2 को छोड़ करके क्या बनेगा? 4, सॉरी बेटा कलर चेंज कर दूं, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो बनेगा आपके पास में एलिमेंट क्या बनेगा बेटा? इसमें एलिमेंट जो बनेगा आपके पास में वो बनेगा 4
ये छोड़ दिया था 7 6 9, तो 4 6 यहाँ आ गया और यहाँ आएगा 7 9। चलो अगला एलिमेंट क्या लेंगे जय बताओ। 1 ले लिया, प्लस में 2 ले लिया, माइनस में। अगला एलिमेंट क्या लेंगे बेटा? सर प्लस में 3। प्लस में 3 लेंगे, बिल्कुल सही। और प्लस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या होगा? मतलब इसको छोड़ने वाली रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो। 4 5 7 8। वेरी गुड बेटा, 4 5 7 8 इसका माइनर बन जाएगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। तो ये है प्लस वन है ब्रैकेट में, 1 को 1 ही लिखते हैं, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 9 जा 45, 8 6 जा 48। इधर है माइनस का 2। हाँ, अब 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं? 4 9 जा 36 और 7 6 जा 42। ये हो गया। प्लस में आके 3, 4 8 जा 24, 7 5 जा 35। चलो अब बताओ मुझे वैल्यू। 45 में से 48 गए, कितना हुआ? -3। और 1 इंटू -3 बच्चों -3 आएगा कि नहीं आएगा? निशांत? यस सर। 36 में से 42 माइनस गया बेटा, -6 आएगा। और -6 इंटू -2 +12 होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ओके। और 24 में से 35 गया तो कितना हो गया बताओ? -11। -11 और +3 तो 33 हो गया। ठीक है ना? तो आंसर कितना आएगा यार? देखो यहाँ पे 145 - 48 -3 हो गया। 8 6 48, 5 9 45, 6 36 और 7 6 42। ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये हो गया कितना अपने पास? -3 और 12 में से 3 गया, कितना हुआ? 9। 42। हाँ, तो करेक्ट आंसर बेटा 42। तो नोट कर लो, इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट को ओपन कर सकते हो। दिस इज 42। बेटा नोट करिए। कोई भी ऐसा? हाँ युवराज, तो ये आंसर हो गया 42। क्लियर है? हाँ, सभी को क्लियर बच्चों? यस सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा, अपन सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट की पहली एक्सरसाइज। एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, ये देखिए, ये अपने पास डिटर्मिनेंट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट। चलिए जल्दी से इवेल्युएट करिए, एग्जांपल से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इवेल्युएट करो बेटा। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, बहुत ही फर्जी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलो कैसे करेंगे इवेल्युएट? देखो 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। नेहा, अटेम्प्ट करने हैं सारे क्वेश्चन। यस सर। नेहा, 2 2 जा 4 और बीच में माइनस का साइन है। -1 4 जा -4, तो -4 ये हो गया 4 और माइनस +4 = 8। नेहा, हैव यू गॉट द आंसर? Yes. ओके, नाउ डू द क्वेश्चन अब एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए सभी लोग एग्जाम्पल नंबर 2 करिए। हाँ भैया, आ गया आंसर, बोलो। 2 क्रॉस। Yes, sir. हाँ, कितना 1 आ गया बच्चों? Yes, sir. चलिए, हाँ जय, यश, निशांत नहीं आया क्या? इतना जल्दी आना चाहिए यार। आ गया सर। चलो बता दिया करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स।
अब 3x3 का डिटरमिनेंट करो। चलो इसको सोल्व, जल्दी से सॉल्व करो। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 का डिटरमिनेंट ओपन करिए। 1 2, हाँ किसके रिस्पेक्ट में, इसने कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में करा है। आपका जिसके रिस्पेक्ट में मन हो उसके रिस्पेक्ट में ओपन कर दो। बस साइन का ध्यान रखना, साइन अल्टरनेट चलते हैं, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, और इसका प्लस है तो इसका आएगा माइनस, इसका आएगा प्लस, अल्टरनेट साइन चलते हैं। अब वो साइन कैसे आते हैं अभी मैं बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कोफैक्टर। अभी मैंने आपको कोफैक्टर नहीं पढ़ाया है तो धीरे से समझाऊंगा अभी कि वो साइन क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। इन चिन्हों को बोलते हैं, इन साइन को बोलते हैं पोजिशनल साइन। हाँ करो इसको ओपन भाई। इसको आप लोग फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो जैसा मैंने सिखाया आपको। इसने कॉलम 3 के रिस्पेक्ट में किया है, आप फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में करो, और नहीं बन रहा तो मुझसे पूछो। स्नेहा डाउट पूछने में, कोई भी बच्चा डाउट पूछने में बिल्कुल ना झिझके। अगर डाउट नहीं पूछोगे तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। डाउट पूछा करो, डाउट किया करो तो और अच्छे कंसेप्ट बनते हैं। सर आंसर -52 आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। किसके रिस्पेक्ट में ओपन किया आपने बेटा? सर रो 1। रो 1, वेरी गुड। -52 इज द करेक्ट आंसर। तो मतलब ये चीज़ समझ में आ रही है एक बात कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, आंसर तो वही आएगा। अब मर्जी आपकी कि आप किसके रिस्पेक्ट में ओपन करोगे। चलो निशांत, आगे आंसर। यस सर। अच्छा निशांत मुझे ये बताओ, वैसे तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा फायदा आपका किसके रिस्पेक्ट में ओपन करने में है? यहाँ पे फायदे की बात की जाए तो बोल भाई। अगर मैं फायदे की बात करूं तो फायदे की बात में किसके रिस्पेक्ट में ओपन करने में सबसे ज्यादा फायदा है इस क्वेश्चन को? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम, बिल्कुल सही। क्या फायदा बता दो बेटा जय, क्या फायदा है? सर एक बार में निकल आएगा सर, बाकी एक बार जीरो केवल एलिमेंट 4 बस काउंट करेगा, बाकी जीरो है तो ये सब तो जीरो कर देंगे। देखो कैसे, तो डेल्टा इज इक्वल टू 4 के रिस्पेक्ट में, तो 4 का साइन प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो 4 का साइन होगा प्लस, और ब्रैकेट में ये वाला बॉक्स आ जाएगा। ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? -1 3 4 1। अब बेटा अगला एलिमेंट क्या है यशराज? 0, तो माइनस का 0 अंदर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। अगला एलिमेंट प्लस का 0 अंदर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं, वो तो 0 होना ही है। तो 4 -1 × 1 हो गया माइनस का 1, और माइनस मतलब माइनस बीच में आता है, ये 3 × 4 कितना हो गया? 12। तो आंसर 4 मल्टीप्लाइड बाई -13, आंसर आ गया -52। बोलो क्लियर बच्चों? यस। स्नेहा क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चलिए ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन करिए जल्दी से। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, घबराने की कोई बात नहीं है। चलो इसको इवैल्यूएट करो, बट 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट। एवेल्यूएट करने के पहले हमारे पुराने बच्चे हमें थोड़ा सा बात बताएंगे। यश 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 यश, ओ यश, यशराज कहाँ चला गया? तो वो क्लास में ही नहीं है। चलो निशांत, निशांत बाबू, निशांत कभी काम पढ़ने पे रिप्लाई ही नहीं देता यार, रिप्लाई इसका बिल्कुल आता ही नहीं है। निशांत चलो, हाँ भैया जय, आप देख करके बताओ ये मैट्रिक्स कौन, कहाँ चले गए थे भाई? देखो यश आ गए वापस। यस सर। हाँ जय आप बताओ। जय ये बताओ कि ये मैट्रिक्स आप देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट डायगोनल के 0 हैं और बाकी ये है साइन अल्फा, ये है माइनस साइन अल्फा। ये कौन सा मैट्रिक्स है? यस सर।
कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स में पढ़ाया था। अगर मैं इसका हाँ बिल्कुल सही, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब एक ट्रिक बता रहा हूँ बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि अगर कोई भी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पूछे, आराम से बिना कुछ करे आंसर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है? 0। ये ट्रिक है, इसको यहाँ पे यूज़ मत कर देना, नहीं तो 3 नंबर की जगह 0 नंबर पकड़ा देगा। आपको सॉल्व करना है, बट इस मैट्रिक्स को देख करके समझ में आ गया है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेहा मैट्रिक्स चैप्टर का कंसेप्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और ये एलिमेंट का नेगेटिव यहाँ बैठा होता है, इसका नेगेटिव यहाँ बैठा होता है और इसका नेगेटिव यहाँ बैठा होता है। सो इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसका डिटर्मिनेंट आता है 0। अब चलिए अपनी मेथड से सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट 0 लाइए। चलो सॉल्व करो बच्चों और निकालो डिटर्मिनेंट कितना है। सॉल्व कीजिए। निशांत, यस सर। कहाँ चले जाते हो यार? तुमसे क्वेश्चन करता हूँ, तुम जवाब ही नहीं देते हो बीच बीच में यार। सर गलती से ये स्लाइड ही हट गई। अरे तो ठीक है ना, स्लाइड हट जाने दो। कैसा मैट्रिक्स है बताओ? ये कौन सा मैट्रिक्स सामने डिस्प्ले हो रहा है आपको? क्यों निशांत? हाँ भाई बोलो, आंसर आ गया सबका? कितना आया डिटर्मिनेंट सॉल्व करके नेहा? कितनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यू? देखो शॉर्ट ट्रिक से तो मैंने 0 बता दी है, बट आप लॉन्ग ट्रिक का करके इस्तेमाल करके बताओ वैल्यू कितनी आएगी। जय आ गई वैल्यू? नहीं आई अभी तक? आ गई है सर। हाँ कितनी वैल्यू? 0 आई? यस सर। नेहा आपकी वैल्यू आ गई 0? नहीं सर। नो। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या है भाई? चलो इसको अलग से क्रॉप कर लेता हूँ। चलिए सॉल्व करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू, डिटर्मिनेंट को डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा इक्वल टू, देखो बेटा फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो 0 आ गया। अब 0 को छोड़ करके क्या क्या लिख सकता हूँ? यहाँ 0 साइन बीटा और यहाँ पे माइनस साइन बीटा और यहाँ पे 0, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा का साइन पोजीशन क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस लगा दो और साइन अल्फ़ा। अब इसको छोड़ो, क्या क्या छोड़ोगे? देखो ये वाला कॉलम और ये एलिमेंट, तो क्या बन गया बेटा अपने पास? क्या बन गया अपने पास? माइनस साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और यहाँ पे आ गया कॉस अल्फ़ा और 0 एंड लास्ट यार माइनस कॉस अल्फ़ा है प्लस साइन कौन, इसका साइन प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो ये मैंने प्लस लगा दिया। बट एलिमेंट के पास खुद का साइन कॉस अल्फ़ा है तो उसको मत हाथ लगाओ,
कॉस अल्फ़ा। अब इससे जाने वाला रो कॉलम छोड़ दो तो क्या बन गया, माइनस साइन अल्फ़ा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा, ये बन गया। चलो अब सॉल्व कर दो बेटा। यार 0 के रिस्पेक्ट में कुछ खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 होता है, मत खोलो, कुछ 0 ही आएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई समथिंग 0। हाँ, अब ये है माइनस साइन अल्फ़ा। अब इसको ओपन करो, साइन अल्फ़ा इंटू 0, 0, बीच में माइनस साइन, कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो यहाँ पे आ गया कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दूसरा देखो कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और माइनस का क्या 0 इंटू 0 समथिंग 0 हो जाएगा। अब इसको ओपन कर दो तो डेल्टा इक्वल टू, ये तो 0 है, ये है माइनस, और 0 माइनस समथिंग इक्वल टू यही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, और अपने पास क्या हो गया, 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़ी हो गई। जीरो साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा, ये तो सही लिखा है भाई मैंने, क्वेश्चन में तो कहीं गड़बड़ नहीं है। 0 माइनस साइन अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा, ओहो ये कॉस अल्फ़ा में माइनस था। ओके, ये माइनस में भूल गया था बच्चों, ये माइनस था। ओके, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, इसलिए गलती हो गई। खैर, अब गलती सुधार ली अपन ने, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा साइन बीटा। देखो बच्चों, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा और ये पूरा टर्म कैंसिल, आंसर डेल्टा इक्वल टू 0। बोलो भाई, नेहा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? यस सर। चलिए, तो इस तरीके से आप किसी का भी डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट आप किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू फाइंड करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, चलो जल्दी से करो। यस सर, आगे। चलो आंसर आ गया, x इक्वल टू प्लस 2√2। बेटा होमवर्क लिखिए, कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1, सॉरी 4.1। अब ये कल आपको कंप्लीट करके दिखानी है 4.1, बहुत इजी एक्सरसाइज है, सब लोग कर लीजिएगा, बड़े प्यार से बड़े आराम से हो जाएगी। ओके यस सर। हाँ, Okay, 4.3 बेटा 4.2 एक्सरसाइज सिलेबस से हटा दी गई है, बिल्कुल मत करना, सिलेबस से हट गई है ये। अभी आपके पास केवल 4.1 करनी है। अब मैं अगला टॉपिक आपको बता रहा हूँ बच्चों। चलिए आर डी शर्मा पे आ जाइए। आर डी शर्मा, ये देखिए आर डी शर्मा है बच्चों, इसका पासवर्ड है मेरा फ़ोन नंबर 9425184292, जिसको पासवर्ड नहीं है वो ओपन कर लेगा, ठीक है ना। मैट्राइसिस वाली फाइल का पासवर्ड मंकी था, इसका पासवर्ड मेरा फ़ोन नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या निकालना है, माइनर एंड कोफैक्टर। तो मैं माइनर का मतलब समझा रहा हूँ अभी आपको, माइनर क्या होता है। अभी अभी बच्चों आपने क्या निकाला था, माइनर ही तो निकाला था। माइनर का मतलब क्या होता है, लिखो बच्चों डेफिनेशन माइनर की, लिखो माइनर। माइनर, अब माइनर को समझने के पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे बहुत इजीली आपको माइनर पल्ले पड़ जाएगा कि ये माइनर होता क्या है। जैसे ये ही आपके पास एलिमेंट है, ये
मैट्राइसेस आपके पास, ये ले लिया मैं मैट्राइसेस। आजा बेटा, ये आ गया मैट्राइसेस अपने पास। ये देखो बच्चों, ये मैट्राइसेस है। अब बच्चों आपने सब जाना है कि ये जो मैट्राइसेस है, इस मैट्राइसेस को अगर मैं इसके जनरल फॉर्म में देखूं तो बेटा पहली एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है 5 वाला, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। समझ गए ना? इस मैट्राइसेस के एलिमेंट को मैं क्या बोलता हूँ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका नाम मैं क्या देता हूँ बेटा? A11। आप जानते होंगे ये क्या होता है बेटा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12। ये क्या होता है बेटा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21। और ये होता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। बताओ भाई, ऐसे ही पढ़ा अपन ने कि नहीं पढ़ा भाई? जय, पढ़ा है ना? जय बोलो यार, यही बोलते हैं इन एलिमेंट को कि नहीं बोलते? ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है और ये A22 है। यस और नो? स्नेहा मेरी आवाज क्लियर नहीं मिल रही है क्या? सर आ रहा है। हाँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे? अच्छा जय क्लास में नहीं है। निशांत तुम बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो ये एलिमेंट A11, A12, A21, A22 कहलाते थे। A11 मतलब बेटा एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट है। ये पहली रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इनके नाम ऐसे थे। अब माइनर का मतलब क्या होता है बेटा? माइनर का मतलब जिस एलिमेंट के माइनर की बात निकालनी है आपको, जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, उससे जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दो, तो जो एलिमेंट जितना बचेगा उसका डिटर्मिनेंट कहलाता है माइनर। तो पहले डेफिनेशन लिखो माइनर की। बहुत जल्दी में बोल गया, आराम से डेफिनेशन लिखाता हूँ। लिखो माइनर की डेफिनेशन, लिखो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट is defined as determinant obtained determinant obtained by leaving मतलब छोड़ने पर row and column through that element। एलिमेंट किसी एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ने पर, किसी एलिमेंट से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ने पर जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसको बोलते हैं आप उसका माइनर। अब चलो देखो मैं एक एक माइनर करके बताता हूँ। जैसे ये बेटा पहला एलिमेंट है आपके पास 5, तो डिटर्मिनेंट अपने मैट्रिक्स क्या लिखा हुआ है बेटा? 5, 20, 0, -1। तो पहला एलिमेंट क्या है बेटा यहाँ पे? 5। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 5 क्या निकलेगा? माइनर ऑफ 5। 5 से जाने वाला रो और कॉलम छोड़ दो। अब क्या बच गया? -1। तो जो बचा हुआ सिस्टम है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट आएगा -1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस ओके यस सर। अब माइनर ऑफ एलिमेंट 20 निकाल लो। 20, तो 20 से जाने वाला रो तो यही है, कॉलम छोड़ दिया। बोलो आंसर क्या आ गया? 0। तो जो बचा हुआ है 0 का डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आएगा? 0, क्योंकि 1 × 1 का तो मैंने बोला था सेम टू सेम आता है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो आंसर आ गया 0। बोलो डन। यस सर। ओके, माइनर ऑफ 0 निकाल लो। बता भाई 0 का माइनर कितना आएगा? निशांत 0 का माइनर कितना आएगा? निशांत नहीं बता पाओगे 0 का माइनर? इतना टाइम लोगे? सर 20 बिल्कुल सही। 0 से जाने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, तो बच क्या गया? 20।
तो डिटर्मिनेंट 20 लिख लेना, आंसर इक्वल टू 20, बिल्कुल सही। चलिए लास्ट बताइए नेहा, -1 का डिटर्मिनेंट सॉरी माइनर क्या होगा? 5। बिल्कुल सही। माइनर ऑफ -1, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 5। तो बेटा ये कहलाता है माइनर, ठीक है ना, माइनर, ये कहलाता है माइनर। अब देखो एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि छोटी सी बात है कि जैसे जो मैट्रिक्स होता है वो मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है 2x2 का, A11 A12 A21 A22। तो अगर मैं बोलूं माइनर ऑफ एलिमेंट A11, A11 ये जो छोटा सा एलिमेंट है बेटा A11, इसका जो माइनर होता है ना बेटा, इसको लिखते हैं कैसे हैं, M11। तो अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू A22। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई एलिमेंट A11 है तो उसका माइनर कैसे शो करोगे? M11 से। एलिमेंट अगर A12 है तो उसका माइनर कैसे शो करोगे? M12 से। एलिमेंट अगर A13 है तो उसका माइनर कैसे शो करोगे? M13 से, है ना। तो इस तरीके से आपको माइनर शो करना है, मतलब जो यहाँ पे होता है वो इधर पे होता है। बोलो बन जाएगा? यस सर। चलिए तो आपको, हाँ तो आपको करना क्या है बेटा, आपको आरडी शर्मा में ये देखो पूरे माइनर निकाल के लेके आने हैं इसके, ये पूरे पहला क्वेश्चन है, आपको माइनर निकालना है, ठीक है ना। अब माइनर के बाद आएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है? अगर आप माइनर को चिन्ह दे दोगे उसकी पोजीशन का तो वो बन जाएगा कोफैक्टर। जैसे कि मान लो ये है A12, इसका माइनर निकालोगे, A12 का माइनर कितना आएगा? M12। क्या आएगा माइनर बताओ नेहा A12 का? A21। A21 आएगा, A21। बट इसकी पोजीशन का साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं होता? यस सर। तो अगर आप इसको माइनस दे दोगे तो वो बन जाएगा क्या? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को कैसे शो करते हैं, सॉरी ये माइनर था, कोफैक्टर को कैसे शो करते हैं बेटा? C से। तो C12 की वैल्यू A21 नहीं आएगी बेटा, A21 के साथ एक माइनस साइन आएगा। तो कोफैक्टर की डेफिनेशन लिख लो। कोफैक्टर को कैसे शो करते हैं बच्चों? C से Cij या Aij, कैपिटल Aij। तो कोफैक्टर क्या होता है? लिखो कोफैक्टर आर माइनर्स विद देयर पोजिशनल साइन। माइनर विद देयर पोजिशनल साइन, मतलब माइनर को अगर आप चिन्ह दे दोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। अगर माइनर को आप चिन्ह दे दोगे तो कोफैक्टर बन जाएगा। चलो इसने यहाँ क्लास है बायो की? नो सर, 9 PM को है। ओके बहुत बढ़िया। तो अगर आप माइनर को चिन्ह दे देंगे तो बेटा वो कोफैक्टर बन जाएगा। अब देखो, अब मैं यदि बात करूं आपसे 3x3 के लिए माइनर बात करूं, एक मैट्रिक्स ले लो आप, A इक्वल टू कोई भी डिटर्मिनेंट ले लो, A मैट्रिक्स आप ले लो, मैट्रिक्स ले लो 1 3 5 7 6 9 एंड 8 2 1। हाँ, अगर मैंने कहा बेटा आपको यहाँ पर एलिमेंट 7 का माइनर निकालना है तो कैसे लिखोगे बच्चों? माइनर ऑफ एलिमेंट 7 इक्वल टू 7 से जाने वाली रो छोड़ दो बच्चों, 7 से जाने वाला कॉलम छोड़ दो, डिटर्मिनेंट लगाओ और डिटर्मिनेंट के अंदर जो बच गए वो भर दो। इधर 3 5 बच गया, इधर 2 1 बच गया, तो 3 5 2 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5 ज़ा 10, 3 माइनस 10 बोलो कितना आएगा बेटा? माइनस का 7। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो माइनर आ गया इसका माइनस का 7। नोट कर लो। तो आंसर आ गया इसका माइनस का 7। हाँ, ये बताओ जय, कोफैक्टर कितना होगा इसका? कोफैक्टर कितना होगा, -7 या +7? +7। क्योंकि देखो इसकी पोजीशन होती है प्लस, इसकी होती है माइनस, तो कोफैक्टर में माइनस एक और आएगा और खुद आया है माइनर -7, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +7। लिख लो बच्चों कोफैक्टर।
तो हर एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। बच्चों ये 6 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गजब इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में यही काम आपको बार बार करना है, ये कोफैक्टर। नोट कर लिया? यस सर। अभी ये शीट में, अभी मैं ग्रुप में ये शीट डाल दूंगा बच्चों, डेली का डेली वर्क कर लेना, ये अभी आपको शीट मिल जाएगी। चलो अब आगे की बात करता हूं मैं बच्चों। कोफैक्टर का फॉर्मूला लिख लो। कोफैक्टर का फॉर्मूला इक्वल टू होता है -1 की पावर i प्लस जे एंड कोफैक्टर इनटू माइनर। ये हो गया, ये होता है फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये -1 की पावर i प्लस जे क्या है? i का मतलब क्या होता है? रो। j का मतलब क्या होता है? कॉलम। आप देख लो, इससे आपको चिन्ह निकल करके आएगा। अगर मैं पहले एलिमेंट की बात करूं तो देखो ना, -1 की पावर i है 1 और कॉलम भी है 1 इंटू m11। तो बेटा देखो साइन क्या आया? -1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई m11। तो -1 की पावर 2 क्या होगा? +1, और +1 यानी कि प्लस ही होगा ना, इंटू m11। इसलिए कोफैक्टर में पहली पोजीशन का साइन प्लस आता है। अब अगर आप कहोगे दूसरी पोजीशन, हाँ बताओ नेहा, दूसरी पोजीशन का एलिमेंट कैसे डिफाइन होगा? कौन सा रो कौन सा कॉलम? सर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। गलत बेटा, फर्स्ट रो है, कॉलम सेकंड है। देखो कौन सी रो है? फर्स्ट रो है कि नहीं है? और फर्स्ट सेकंड कॉलम। तो मतलब ये जो एलिमेंट यहाँ बैठा होगा वो होगा a12। अब इसका आपको अगर a12 का कोफैक्टर निकालना है तो लिखेंगे क्या? कोफैक्टर ऑफ a12 that is equal to, can be written by capital A12 and capital A12 equal to -1 की पावर रो प्लस कॉलम मीन्स 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई m12। तो बताओ -1 की पावर 3 क्या आएगा बेटा? +1 आएगा कि -1 आएगा? बोलो। अरे -1 की पावर 1 + 2 ऑड है यार, -1 की पावर 3 है निशांत। यस सर। -1 नहीं आएगा सर, -1 ही आएगा सर, -1। यस एग्जैक्टली। तो -1 मल्टीप्लाइड बाई m12, मतलब यहाँ की पोजीशन का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। आया समझ में? यस सर। यस सर। स्नेहा क्लियर हुआ? यस। ओके, फार्मूला लिख लो बच्चों कोफैक्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कोफैक्टर इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर। माइनर मतलब MIJ, i का मतलब रो, j का मतलब कॉलम। ठीक है, डन? यस सर। चलिए हाँ स्टार्ट कीजिए अब बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 के सभी एलिमेंट का माइनर भी निकालो, कोफैक्टर भी निकालो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करिए, सभी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। बस 6 क्वेश्चन में हर एलिमेंट का माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। चेक कराओ। सर वो 4/4 का कैसे निकालेंगे? 4/4 अपने सिलेबस में नहीं है, वैसे निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे मान लो इस एलिमेंट का माइनर निकालना है तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, बोलो हाँ। यस सर। तो m11 अपने पास कितना बन जाएगा? ब्लॉक लगा करके 0 1 -2 1 -1 1 और -1 5 0। अब ये बताओ मैंने डिटर्मिनेंट खोलना सिखा दिया 3×3 का कि नहीं सिखाया? यस सर। बस खोल डालो तो वही आंसर आ जाएगा। फिर इसका निकालोगे, मतलब हर एलिमेंट के लिए यही इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फ्री टाइम में कर सकते हो बट हमारे सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस। समझ में आया? यस सर। चलो सॉल्व करो बेटा, पहले इसका निकालो। चलो निकाल लो सारे 6 क्वेश्चन तक, फिर मैं चेक करता हूँ आंसर एक तरफ से। निशान तुम्हारी क्लास तो नहीं है ना? नहीं सर, नहीं है। चलो बस ये क्वेश्चन कर लो, इसके बाद छुट्टी कर देंगे। नहीं सर, आप आराम से करो, आज क्लास कुछ नहीं है। बढ़िया है। अरे बहुत काम है, अभी तो पूरी आरडी शर्मा लगवाऊंगा, बहुत सारा काम है अभी करना।
चलिए, सारे एलिमेंट के माइनर भी निकालना है, कोफैक्टर भी निकालना है। तो आराम से माइनर निकालो, फिर उनको जो जो चिन्ह है उनके पकड़ाते जाओ, वो कोफैक्टर कहलाएंगे। इसको डुगू अंदर ले जाओ बेटा, इसको चलो भागो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ अंदर खेलो। हाँ भाई, पहला बन गया बच्चों, माइनर आ गए सारे। पहले वाले के माइनर को फैक्टर आ गए कि नहीं आए, बोलो। सर आ गए, सर निकाल रहे हैं सर। अच्छा 10 के तो आ गए सर। चलो फर्स्ट वाले का बोलो। हाँ माइनर बोलना पहले, बाद में कोफैक्टर। हाँ फर्स्ट वाले में बोलो, M11 कितना आया? सर -1। M11 -1। M12 कितना आया? सर 0। M12 0, ठीक है। M21 कितना आया? सर 20। और M22 कितना आया बेटा? सर 5। M22 5, बिल्कुल सही है भाई। हाँ अब बोलो कोफैक्टर। कोफैक्टर को कैसे शो करते हैं? A11। A11 कितना आया? सर -1। A12 सर 0। A21 सर -20। बिल्कुल सही। और A22 सर 5 +5, बिल्कुल सही है। स्नेहा यही आया आपका? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट भी निकालते जाना हर सब का, क्योंकि आंसर में डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है। तो इनका डिटर्मिनेंट, हाँ, पहले वाले का डिटर्मिनेंट 5 बन जा -5 और 0, तो आंसर आ जाएगा -5। फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट, हाँ क्वेश्चन में लिखा है, सर क्वेश्चन में भी लिखा है। हाँ लिखा है -5। चलिए ये फाइल भेज दी है मैंने, आप लोग आंसर चेक करने के लिए, तुरंत चेक करने का मन हो तो चेक कर सकते हो। फाइल ग्रुप में डली हुई है, टैग कर देता हूँ एक बार RD का डिटर्मिनेंट के नाम से। सर रिसेंट में ही तो है। नहीं दोबारा, अभी फिर से भेजी मैंने। मैं तो जितने बार पढ़ाता हूँ उतने बार भेज देता हूँ कि भाई जिसका छूट गया वो डाउनलोड कर लो। नेहा डाउनलोड कर लो फाइल। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये मैट्रिक्स और सर जो डिटरमिनेंट से जो पार्ट हट गया है सर, हाँ वो हटा, स्कूल में तो नहीं है, पर सर जो बाद में तो आएगा सर कभी ना। तो हाँ बिल्कुल बाद में आएगा। सुनो क्या हुआ एक्चुअली, पिछले साल ये था कि कोविड 11th क्लास के लिए सिलेबस हटाया था उन्होंने, मगर 11th वाले पढ़ करके आए थे। अब कोविड को हो गया 2 साल, समझ गए ना।
मतलब Yes, sir. जो 11th में बच्चे आए हैं उन्होंने 11th का भी क्रॉस कर दिया पूरा, और जो 12th में आए हैं उन्होंने 12th वाला भी पार्ट पूरा क्रॉस कर देंगे इस बार। तो अब ये हो सकता है बेटा कि जो जेई मेंस का या जो नए पेपर बनेंगे वो डिलीटेड पोर्शन से ही बनेंगे, इसके चांसेस हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ कब तक का बेटा, जुलाई तक का। जुलाई में जो सिलेबस आएगा वो बिल्कुल क्लियर कर देगा कि वो लोग हटा रहे हैं या नहीं हटा रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अगर वो नहीं हटाएंगे तो डोंट वरी, मैं पूरा आपको कराऊंगा ही कराऊंगा। समझ गए ना? वो जो 30% इन्होंने रिमूव किया है वो मैं 20%, 30 नहीं कह रहा, 20 है, तो 30 वो कह रहे हैं बट है एक्चुअली 20, तो वो मैं आपको पूरा का पूरा फिर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, पता चला हट गया तो कोई काम का नहीं, अपन ने वक्त भी खराब कर लिया और वो आए भी ना, तो इसलिए मैं अभी उसको स्किप कर रहा हूँ। बट जैसे ही वो सिलेबस में अंदर आएगा मैं उतना कराऊंगा। ओके ओके सर। चलो ठीक है। Yes, sir. मतलब सर जब तक सिलेबस नहीं आ रहा तब तक सर डिलीटेड वाला फास्टली करते जाएं। हाँ, जब तक सिलेबस नहीं आ रहा तब तक डिलीटेड वाला करते जाओ, और वो डिलीटेड हटेगा ही हटेगा, क्योंकि तो डिलीटेड वाला सिलेबस सर डाल दिया, ग्रुप में डाल दिया मैंने। यस सर। हाँ यश, ओके ठीक है। सर ये थर्ड वाले पार्ट में क्या पूरे 9 एलिमेंट्स का हमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है? हाँ, आप थर्ड वाले पार्ट में ये 9 एलिमेंट का माइनर को फैक्टर निकाल लीजिए। भाई क्लास से क्यों बाहर हो? इतने देर से बाहर हो? दो 5 मिनट के बाद क्लास में आ जाते ना बेटा। क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। ओके तब आपने कर रखी थी। ओके नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। तो ये आर डी शर्मा लगा लेना। ओके
चलो ठीक। हाँ बच्चों, अब देखिए 1 मिनट के लिए आइए स्क्रीन पे। हम लोग जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो फीलिंग लॉ हम लोग करते क्या है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक मॉडल स्ट्रक्चर में दे रहा हूँ, A11, A12, A13, क्योंकि अभी नेहा ने पूछा क्या हम सर सारे एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालें, सॉरी कोफैक्टर निकालें क्या। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालने की बात करूं तो सबकी निकालने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ की ज़रूरत होती है, बट यहाँ मैं एज ए प्रैक्टिस में आपको सबका निकालने के लिए बोल रहा था। अब देखिए समझो, कुछ मैं बता रहा हूँ नई चीज़। A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत अच्छे समझना भाई, ये आपके पास मैट्रिक्स है। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए स्टेप लिया तो आपने क्या किया, इन डंडों को बंद से ओपन कर दिया और ये बन गए A11, A12, A13, फिर ये बन गया A21, A22, A23। जय, क्लास में हो? A33। यस सर। ठीक है, ये देखो बेटा, अब इसका जैसे ही आपने डिटर्मिनेंट A निकाला तो आपने क्या किया बेटा, A11, हाँ A11, और इसके बाद इसका करस्पॉन्डिंग माइनर लिखा कि नहीं लिखा आप लोगों ने, क्योंकि A22, A23 और A32 और A33, बोलो इसका माइनर था कि नहीं था ये A11 का? यस। ओके, फिर आगे आपने लिखा माइनस A12 और इसके बाद ये इसका माइनर लिखा आपने, क्या था माइनर, A21, A23 एंड A31 एंड A33। देन इसके बाद A13 और इसका करस्पॉन्डिंग माइनर आपने लिखा, तो इसका करस्पॉन्डिंग माइनर आया A21, A22, A31, A32। हमें बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, वो समझो। A डिटर्मिनेंट इक्वल टू, बेटा ये A11 है, मल्टीप्लाइड क्या M11 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये माइनर ही है इसका कि नहीं है, बताओ। यस सर। नेहा, ये एलिमेंट A11 का माइनर ही था कि नहीं था? नेहा, ये एलिमेंट A11 का माइनर था कि नहीं था? ये जो बाजू में लिखा है, बेटा बोलो, स्पीक आउट प्लीज। ये जो बाजू में लिखा है वो उसका माइनर है कि नहीं है? जय तुम बोल दो, है कि नहीं है? यस सर, है सर। ओके, और ये M12 है कि नहीं है, 2 सेकेंड वाला माइनर? यस सर है। Yes, और sir. ये है A13 मल्टीप्लाइड बाई M13। अब ध्यान से देखना, मैं एक और कमाल करने जा रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन का साइन प्लस होता है, तो क्या मैं A11 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A11 लिख सकता हूँ, मतलब कोफैक्टर? यस और नो? यस सर। ओके, और Yes, sir. प्लस करके A12, और मैं माइनस को अगर माइनर के साथ कर लूँ ब्रैकेट में तो माइनस M12, और क्या माइनस M12 ही कोफैक्टर A12 होता है कि नहीं होता? यस सर। और A13 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर A13 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि M13 का साइन खुद में प्लस होता है, तो प्लस के लिए Yes, sir. माइनर और कोफैक्टर तो इक्वल होते हैं प्लस पोजीशन के लिए, हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या लॉजिक निकल करके आया कि किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल होता है। तो A11 मल्टीप्लाइड बाई A11, A12 मल्टीप्लाइड बाई A12 और A13 मल्टीप्लाइड बाई A13। तो इस क्वेश्चन में जब डिटर्मिनेंट निकाला गया होगा ना, तो इन लोगों ने सबका कोफैक्टर नहीं निकाला, इन 3 का निकाला। मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, देखो इन 3 का ही निकाला है। तो आपको कल जब करना पड़ेगा क्वेश्चन,
तो वो 3 से ही करना पड़ेगा। तो देखो सोल्यूशन नंबर 3, हाँ ये देखिए पहले वाले का कोफैक्टर कितना निकला -12, जिसको मैं A11 बोल रहा हूँ, इसको C11 बोल रहे हैं, तो कोई डर की बात नहीं है, C11 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। -12 C12 कितना निकला बेटा कोफैक्टर, शायद आपने निकाल लिया हो, 16 निकला कि नहीं निकला? यस सर। ओके, और C21 निकला, सॉरी ये लोग कॉमन से खोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C21 = 16 एंड C31 = निकला है -4। बोलो यस और नो? यस सर। ओके, ये कॉलम से खोल रहे हैं, तो क्या बनेगी? डेल्टा इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 मल्टीप्लाइड बाई C11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड A21, C12 तो है ही नहीं बेटा अपने पास, A21 मल्टीप्लाइड बाई C21 प्लस A31 मल्टीप्लाइड बाई C31। कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं लोग, समझ गए? जय यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ भाई, इन लोगों ने क्या किया, इस एलिमेंट का सबका कोफैक्टर निकाल लिया। भाई किसी के रिस्पेक्ट में ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, इसका निकाल लिया, ठीक ना, इन तीनों का कोफैक्टर निकाल लिया 1 4 3 का। तो अब इसका वो निकलेगा, तो A11 कितना है 1 है, और A21 कितना है 4 है, और ये है 3, और ये कोफैक्टर निकाल रखें कितना है 1 × -12 प्लस 4 × 16 प्लस 3 × -4। तो लो भैया, ये हो गया -12 और प्लस का हो गया 16, 4 × 64, और फिर ये हो गया -12। तो आंसर 64 और -24, आंसर हो गया 40। बोलो क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो इस तरीके से मतलब कोई भी एलिमेंट का कोफैक्टर तुम निकाल सकते हो। तो ये थ्योरम होती है बच्चों ज़बरदस्त वाली, ये वाली थ्योरम होती है ज़बरदस्त, कि आप किसी भी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, कॉलम के रिस्पेक्ट में या रो के रिस्पेक्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ले लो, तो वो आपका डिटर्मिनेंट ही निकलेगा। तो मैं एक इन शॉर्ट एक चीज़ बना के दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट है A11 A12 A13। नेहा क्लास में हो? Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? अभी बीच में मैंने सवाल किया था, आपका रिप्लाई नहीं आया था। So because चलो देखो बेटा, तो अपने पास ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा इक्वल टू A11 मल्टीप्लाइड बाई A11 प्लस A12 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A12 प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल A13। यहाँ पे A क्या है, स्मॉल एलिमेंट है, और ये क्या है, कोफैक्टर है, ये इनके कोफैक्टर हैं। तो चाहे आप इनको कोफैक्टर लिख दो, A11 लिख दो या C11 लिख दो, बात बराबर है। NCERT में कहीं कहीं पर A11 है, कहीं कहीं पर C11 है। अगला लिखो बेटा, सेकेंड रो के लिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर, बोल बेटा जय, जय स्ट्रक्चर बोलो डेल्टा की। A21 सर। हाँ सर A22 कैपिटल A22 हाँ प्लस स्मॉल A23 हाँ फिर कैपिटल में A23। हाँ, मतलब एलिमेंट है इंटू कोफैक्टर ऑफ A23। अगला बोलो, एलिमेंट A31 इंटू मल्टीप्लाई कैपिटल एलिमेंट यानी कि कोफैक्टर ऑफ A31 प्लस A32 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल, हाँ, प्लस एलिमेंट A33 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर A33। तीनों के आंसर सेम आएंगे, डेल्टा ही आएगा, डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट आएगा। ये मैंने रो के रिस्पेक्ट में खोले हैं बेटा, सेम टू सेम कॉलम के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। तो मैं एक लिख देता हूँ, बाकी आप बना लेना। ये A11 है मल्टीप्लाइड बाई A11, A21 मल्टीप्लाइड बाई A21 प्लस A31 मल्टीप्लाइड बाई A31। समझ में आया? बोलो डन। यस सर। जय, नेहा? यस सर। चलो नेहा क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए देखिए, अब एक और प्रॉपर्टी लिखो बेटा, जबरदस्त प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप एलिमेंट किसी और रो का ले रहे हो और कोफैक्टर किसी और का ले रहे हो, तो बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब A11 मल्टीप्लाइड बाई A21 और A12 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर नीचे वाले का ले लो A22 एंड A13 मल्टीप्लाइड बाई कोफैक्टर A23।
आंसर कितना 0। 0। हाँ, ये करके आप देख सकते नहीं हो। आया सर। बेटा एलिमेंट किस रो के लिए, देखो यहाँ पे अपन ने एलिमेंट कौन सी रो के हैं जय, यस सर। बोलना यार, फर्स्ट रो के। सर फर्स्ट रो के। कोफैक्टर किस रो के लिए हैं जय, सर सेकंड। सेकेंड रो के। सर सेकंड रो के। हाँ, तो अगर रो एलिमेंट किसी और के हों और कोफैक्टर किसी और के हों, अगर तब आप ये कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसका आंसर डेल्टा नहीं मिलेगा, इसका आंसर क्या 0 मिलेगा 0। समझ में आया? यस सर। चलो यस सर। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज क्या क्या होमवर्क में करके लाना है। 4.1 पूरी होमवर्क है, कल अच्छे से करना। NCERT सोल्यूशन भी मैंने ग्रुप में डाल दिया अभी। 4.2 हट गया है तो बिल्कुल मत छूना। और 4 इसके बाद 4.2 तो करना ही नहीं है सर 4.4 है। 4.4, हाँ 4.4 ही मैं दे रहा हूँ, 4.3 करा नहीं पाया आज, कल कराऊंगा। 4.4, हाँ बच्चों 4.4 माइनर एंड कोफैक्टर निकाल करके लाने हैं, कंप्लीट 4.4। तो 2 एक्सरसाइज आपको करनी है यार, एक 4.1 करनी है और एक 4.4 करनी है। चलो इसको करना खत्म करो, आज रात को बैठ करके निपटा दो। अब इसमें प्रूविंग वाले भी क्वेश्चन दिए गए हैं, वही जो मैंने प्रूव करने को दिया है, समझ गए ना? तो इसके प्रूविंग वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं, यही सब। चलो ठीक है बच्चों, खत्म करें आज की क्लास।